नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। जी हां, आजमगढ़ और रामपुर में जो उपचुनाव हो रहा है उसमें समाजवादी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि पहले से ही बड़ा कॉन्फिडेंस है कि वो जीतेगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव चुनाव प्रचार से उन्होंने खुद दूरी बना ली है। ऐसा माना जा रहा है दूरी इसलिए कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें आजमगढ़ और रामपुर में चुनाव प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। लोग इस तरह की बातें भी कर रहे हैं कि रामपुर चूंकि अखिलेश यादव नहीं जा सकते हैं इसलिए आजमगढ़ क्यों जाएंगे। अगर आजमगढ़ जाते हैं तो ये सवाल पूछा जाएगा कि फिर रामपुर में आपने चुनाव प्रचार क्यों नहीं किया। लेकिन एक बात तय है, अखिलेश यादव इस चुनाव प्रचार में हैं या नहीं हैं, इसके बावजूद एक बात तो साफ तौर पर दिख रही है कि अखिलेश यादव के तमाम जो महारथी हैं उन महारथियों का पूरी तरह से साफ तौर पर चुनाव प्रचार में उनका जो जितनी करने की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें दिख रही है। इसके उलट अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत आजमगढ़ और रामपुर में झोंक दी है। बीजेपी के तमाम महारथी चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बाकायदा चुनाव प्रचार किया और सीधे तौर पर कहा, जो दावा किया उनकी तरफ से आजमगढ़ के लिए खास तौर पर उन्होंने दावा किया कि आजमगढ़ में अगर बीजेपी का उम्मीदवार जीतता है तो इसे आर्यगढ़ बनाया जाएगा। और साथ ही साथ लोगों से अपील उनकी तरफ से की गई कि आजमगढ़ को आतंकगढ़ न बनाया जाए। रामपुर में भी चुनाव प्रचार उनका चला और मानकर चल रही है बीजेपी, जो दावे कर रही है कि आजमगढ़ के साथ साथ रामपुर में इस बार कमल पूरी तरह से खिलने के लिए तैयार है। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि किसके दावे में कितनी सच्चाई है, किसके दावे में कितना दम है। और इसके लिए तमाम पार्टियों के मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता नवीन दुबे जी, इस वक्त हमारे साथ हैं। नवीन दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। इसके बाद हमारे साथ हैं अश्वनी शाही जी, इस वक्त हैं बीजेपी के प्रवक्ता। अश्वनी शाही जी, आपका स्वागत है। और इसके बाद और भी कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले मैं बात करता हूं अश्वनी शाही जी से बात करता हूं। अश्वनी शाही जी, एक बात बताइए सर, पूरी ताकत आपने झोंक दी आजमगढ़ में, रामपुर में, इसलिए कि कमल वहां बहुत समय से खिल नहीं रहा है या खिलने का नाम नहीं ले रहा है, या कीचड़ सूख गया है, उसमें पानी भरने का काम नहीं समय से किया गया। अब ऐसा लग रहा है कि बहुत ही माकूल समय और वक्त है और हम लोग वहाँ पर कुछ बेहतर कर सकते हैं, आजमगढ़ में भी, रामपुर में। लेकिन चुनाव प्रचार के दरमियान अखिलेश यादव पर इतना तंज क्यों कसा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव ही आप लोग का मुद्दा बन चुका हो आजमगढ़ रामपुर में, बाकी तमाम मुद्दों से हटते दिख रहे हैं वहाँ पर। बताइए सर। देखिए गौरी शंकर जी, मैं शुरू करूंगा। आजमगढ़ का चुनाव हुआ, माननीय नेताजी बहुत बड़े नेता हैं, देश के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं। आजमगढ़ की जनता ने उनके ऊपर भरोसा किया, लेकिन उनको दिया 63,000 वोट से जिताया। उसके बाद आए अखिलेश यादव जी वहां। अखिलेश यादव जी को जनता ने लगभग 2.5 लाख वोटों से ज्यादा वोटों से जिताया। विश्वास किया, भरोसा किया, वहां हमेशा इज्जत और प्रतिष्ठा बचाते रहे समाजवादी। लेकिन उसका सिला क्या दिया? सिला ये दिया कि जब से चुनाव जीते तब से गए 36 घंटे, आज चुनाव प्रचार में नहीं गए। 36 घंटे एमपी रहते हुए गए, उनका रिकॉर्ड है। 24 घंटे के लिए गए थे आभार व्यक्त करने, और फिर किसी का देहांत हुआ था तो 12 घंटे के लिए गए थे आने जाने में जो समय लगा हो। उसके बाद चुनाव प्रचार में गए, पिछले बार 22 के चुनाव में। अब वहां की जनता ठगी महसूस कर रही है, और वही निरहुआ जी जब से चुनाव हारे तब से लगातार क्षेत्र में लगे हुए हैं, और आज तक वो वहां पर स्थिर है। जनता देख रही है कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं। दूसरी बात, 2014 का चुनाव गुड्डू जमाली जी लड़े, अलग 2019 के चुनाव में बुआ और बबुआ की जोड़ी बनी। बुआ और बबुआ की जोड़ी के बाद भी ये भारतीय जनता पार्टी 3.5 लाख वोट पाई वहां, 3,60,000 वोट। 3,60,000 वोट आगे की रणनीति जो है आज हम बना रहे हैं और जीतने की तरफ है। और 2.5 लाख से ऊपर का वोट जो है गुड्डू जमाली पाए थे जब चुनाव लड़े थे।
आप एक निकाल कर देख लीजिए कि किस तरीके से वोट का बंटवारा हुआ। आज वो किसी का कोई समीकरण, कहीं कोई गठबंधन नहीं है, तीनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। ये भी देखने वाली और सोचने वाली बात है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने किसी चचेरे भाई को किस तरीके से मनाकर वहां भेजा। वो जा नहीं रहे थे, उन्होंने एक तीर से कई शिकार किए कि इनकी शहादत वहां राजनीतिक शहादत दे दिया जाए आजमगढ़ भेजकर, क्योंकि चुनाव तो हार नहीं है। एक ये भी हो जाएगा, भाई परिवार के लोगों को भी वोट दे दिया, वो टिकट दे दिया और इनकी राजनीतिक हत्या वहां हो जाएगी। इस वजह से चुनाव प्रचार करने न डिम्पल जी गई, न अखिलेश जी गए। शिवपाल सिंह यादव जी को भी नहीं पूछा इन लोगों ने, जो कि उनके विधायक है, सपा के विधायक। वो कह रहे हैं बेचारे घूम के कि हमको तो किसी ने पूछा ही नहीं। ये सारे समीकरण बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, निरहुआ जी वहां पर बहुत ही ज्यादा वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी का सफाया होने जा रहा है। जी, मतलब आजमगढ़ में आप लोग इस तरह के दावे कर रहे हैं कि चूंकि हम लोग वहां पर स्थिर बनकर रहे, लगातार एक्टिव रहे, इसलिए हम जीतेंगे। लेकिन और भी कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर भी बात करने की जरूरत है बीजेपी वालों को। मैं थोड़ी देर के बाद मैं आऊंगा, कई सारे आधार हैं। इसके बाद मैं जवाब दूंगा उसका। हाँ, मैं आता हूँ। कई और आधार हैं जिस आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि आजमगढ़ और रामपुर की जनता को समझाना क्या बीजेपी के लिए आसान होगा? क्या जो आधार आप बता रहे हैं उसी आधार पर, सिर्फ और सिर्फ उसी आधार पर जो दावे है ना लाखों वोट से जितने कर रहे हैं उसी आधार पर होना है? क्योंकि और भी कई समीकरण है, मुझे लगता है वहां भी समझना और जानना बेहद जरूरी है। मुझे समय देंगे, मैं आता हूं सर, मैं थोड़ी देर के बाद मैं आता हूं। मैं जरूर आएंगे सर। अभी 1 घंटे का हम लोग का है पूरा प्रोग्राम है। कुछ मेहमान और जुड़ चुके हैं, पहले उनसे रूबरू हो लें। इस वक्त निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। निरंजन पोद्दार जी, आपका स्वागत है सर। सुन पा रहे हैं सर? आवाज आ रही है अब तक मेरी? निरंजन पोद्दार जी, आवाज आ रही है? चलिए, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूं उनके पास। सुधा मिश्रा जी इस वक्त जुड़ चुकी है हमारे साथ, कांग्रेस की प्रवक्ता। सुधा मिश्रा जी, आपका स्वागत है। चलिए, मैं आता हूं, थोड़ी देर के बाद आता हूं सुधा जी आपके पास। निरंजन पोद्दार जी से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। नवीन दुबे जी के पास में आता हूं। नवीन दुबे जी, बहुत ही अहम सवाल। मुझे लगता है कि 25-50 सवाल पूछने से पहले कोई भी पत्रकार एक सवाल जरूर पूछेगा आपसे, और मुझे तो लग रहा है पहला सवाल यही होगा कि अखिलेश यादव चुनाव प्रचार से दूरी क्यों बनाकर रखे हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? असली वजह बताइएगा। गौरी शंकर जी, अभी धीरे धीरे चुनाव ग्रो अप हो रहा है आजमगढ़ और रामपुर का। निश्चित तौर पर माननीय अखिलेश यादव जी भी और हमारे जो घटक दल हैं, गठबंधन दल हैं, सभी लोग वहां जाएंगे, प्रचार भी करेंगे और बिल्कुल निश्चित तौर पर। आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया, सुन लीजिए आप। अरे गौरी शंकर जी, चुनाव प्रचार खत्म हो गया भाई, अब कब जाएंगे? सुन लीजिए। परसों चुनाव है भाई, अब कब हाँ जाएंगे? ठीक है, परसों चुनाव है। अरे अब कब जाएंगे? तो पता ही नहीं चुनाव है, चुनाव प्रचार ठीक है, मैं अपने आप को अपडेट कर लेता हूँ। मुझे ये ध्यान था कि परसों, नवीन भाई, मुझे ये लग रहा था कि शायद परसों तक का समय है। उम्मीद नहीं थी। एक मिनट आप अब जवाब तो सुन लीजिए। अब जवाब सुन लीजिए। कोई बात नहीं। अखिलेश यादव जी नहीं गए। मैं जनरली इसलिए नहीं टोकता हूं कि थोड़ी देर के बाद हो सकता है इनको समझ में आ जाए। अपडेट कर देता हूं। अखिलेश यादव जी नहीं, मैं करेक्ट कर लेता हूं अपने आप को। मैं एक बात कह रहा हूं, अखिलेश यादव जी वहां नहीं गए, रामपुर भी नहीं गए, कोई समस्या नहीं है। समाजवादी पार्टी का एक बड़ा जनाधार दोनों सीटों पर, रामपुर में भी और आजमगढ़ में भी, पहले से बहुत अच्छा है। और आज की तारीख में मैं एक ही बात कहूंगा कि आपके आजमगढ़ में हम कम से कम 2-2.25 लाख वोटों से अधिक से जीत रहे हैं। और ये जीत आप नोट कर लीजिएगा सुनी जी, क्योंकि इसके बाद भी हम और आप चर्चा में बैठेंगे। और आसिम राजा साहब हमारे जो रामपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी लगभग इतने ही वोटों से जीत के आ रहे हैं, ये आप स्पष्ट कर दूं। नहीं, जीत रहे हैं। मैं तो सवाल ही नहीं पूछा ना आपसे, जीत रहे नहीं जीत रहे हैं। एक तो आप कंफ्यूज भी कर गए। नहीं, मैं थोड़ा सा है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है, कर गया तो राष्ट्रपति चुनाव। मुझे लगा कि थोड़ी देर के बाद आप करेक्ट कर लोगे, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, मुझे पता है चीज। नवीन दुबे जी, आप एक चीज मुझे बताइए, मैं जो सवाल पूछा उसका आंसर दीजिए आप जी। अखिलेश यादव क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या रामपुर से उनको एलर्जी है या आजमगढ़ से एलर्जी? आजमगढ़ से तो मुझे नहीं लगता एलर्जी होगा, क्योंकि खुद वहां का सांसद रहे। रामपुर नहीं जाना चाहते तो क्यों नहीं जाना चाहते? नहीं गौरी शंकर, रामपुर नहीं जाना चाहते इसलिए आजमगढ़ भी नहीं गए वो। नहीं गौरी शंकर जी, मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं से कोई एलर्जी नहीं होती है। वो जननेता हैं, जनता के नेता हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सब जगह जाते हैं। और होता क्या है कि एक टीम बनाकर एक प्लानिंग के तहत काम करना होता है। और आजम खान साहब आजमगढ़ भी गए, बाकी पार्टी के सब नेता लोग गए हैं, और आजमगढ़ की जनता ने एक आश्वासन जो अखिलेश जी को दिया है, और मुझे लगता है कि आजमगढ़ की जनता ने कहा है कि आपको यहां परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर्याप्त समर्थन है और प्रचंड बहुमत से वहां धर्मेंद्र यादव जी चुनाव जीतेंगे। कौन ऐसा बोल रहा है? जनता की आवाज आपने सुन ली? नहीं, जनता की आवाज, ये जनता की आवाज तो बीजेपी वाले को भी सुनाई पड़ रही है। जनता की आवाज बीजेपी वालों को सुनाई पड़ रही है, तो अभी परिणाम आएंगे तो सामने दिखाई दे जाएगा इनको। वो तो अलग मैटर है। निरहुआ की क्या दुर्दशा वहां होने वाली है दोबारा से। वो तो लगातार हारने के लिए कैंडिडेट को बलि देना होता है, वो करा दिया उन्होंने। एक बात तो मानना पड़ेगा कि अखिलेश यादव, मुझे देखिए, मैं एक पत्रकार के नजरिए से चीजों को देखता हूं कि अगर अखिलेश यादव वहां पर नहीं जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, इसका मतलब दो होता है। या तो इतना कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए हैं कि आजमगढ़ और रामपुर अगर समाजवादी पार्टी हार जाएगी फिर पार्टी का क्या मतलब, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। और या तो फिर उनको ऐसा लगता है कि कहीं हम हार ना जाए, अगर हार गए तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अखिलेश यादव ठीक है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिम्मेदारी उनके ऊपर ऑटोमेटिक आएगी, बिल्कुल, लेकिन उनके पास एक रास्ता बचने के लिए होगा, और रास्ता ये हो सकता है कि मैं तो गया ही नहीं था, मुझे जी नहीं, इस तरीके के। चलिए मैं आता हूँ, ठीक है सर। कोई भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व नहीं देते हैं, अखिलेश जी भी नहीं देंगे, हम जीतेंगे, हमारी वो नौबत ही नहीं आएगी। लोगों को दिख रहे हैं। सुधा मिश्रा जी के पास में आ रहा हूँ। निरंजन पोद्दार जी, आवाज आ रही है मेरी सर? जी मेरे को आ रही है, आपको आ रही है? हाँ बिल्कुल। अब मैं आता हूँ, सुधा मिश्रा जी से बात करने के बाद आपके पास आऊंगा, आपका विश्लेषण लेंगे फिर। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, भारत बंद करवाने में खूब आप लोग अग्रणी रहे, है ना? भारत जहां तहां बंद करवाए, अग्निपथ देखिए स्कीम लागू भी हो गया, कुछ नहीं कर पाई, महंगाई, बेरोजगारी, किसान मुद्दा, किताब भी लिखवा दिया चुनाव प्रचार में। भारत बंद, आप लोग को लगा कि अग्निपथ पर कांग्रेस आगे बढ़ जाएगी थोड़ी सी 2 कदम, लेकिन दिक्कत ये होती है कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कि आपके यहाँ इतने बड़े बड़े नेता हैं और इतने समझदार नेता हैं कि ऐसा कुछ बोल जाते हैं कि बीजेपी ही आगे निकल जाती है ना? मैं अगर गलत नहीं कह रहा हूँ। एक भाई साहब आपकी पार्टी के नागपुर के कोई नेता थे, उन्होंने इच्छा जताई कि पीएम मोदी को कैसे मरना चाहिए। सुबोध कांत सहाय ने इच्छा जताई कि पीएम मोदी की मौत कैसे होगी। अब बताइए, मैं देखिए जो भी आजमगढ़ और रामपुर में है ना, चुनाव प्रचार खत्म हो गया, लेकिन ये मुद्दा लोगों के बीच में, लोगों के जहन में चला गया कि ऐसी पॉलिटिक्स हो सकती है क्या कि जहां पर पीएम सीएम के मरने मारने की इच्छा कोई जाहिर करे, और कैसे मरेगा ये भी बताए, है ना? कि हिटलर की तरह मरेगा, कुत्ते की तरह मरेगा। जनता ऐसी चीज़ों से बहुत अलग होती है। आजमगढ़ रामपुर में तो कम से कम बहुत अलग हो जाएगी। अब बताइए क्या वजूद आप लोग का बचा हुआ है उत्तर प्रदेश में? बताइए सुधा जी। जी गौरीशंकर जी, आपने जिनके बयान की बात की है मैं उसकी आलोचना करती हूँ। व्यक्तिगत रूप से किसी भी अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए ना। आलोचना से क्या होता है? नुपुर शर्मा पर कार्रवाई कर लिए तो आंदोलन कर दिए आप लोग, है ना? आलोचना से काम नहीं चलेगा ना डॉक्टर सुधा। नहीं गौरीशंकर जी, मैं कह रही हूँ ना कि इस पे जो गिरफ्तारी के लिए अलग से आंदोलन चला रही है आप लोग, कम से कम सुबोध कांत सहाय पर कार्रवाई कर देते। नागपुर वाले जो भाई साहब हैं, पता नहीं किस तरह के किस लेवल के नेता हैं कांग्रेस में, उनको पार्टी से निकाल देते। सुबोध कांत साहब के बारे में थोड़ा सोच सकते, निकाल ही देते बाहर। बोलिए सुधा जी। जी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है गौरीशंकर जी कि जब कांग्रेस की बात हो रही होती है तो सभी लोग उसके जज, वकील और सब कुछ जारी करने वाले लोग बन जाते हैं। उसमें कौन कहाँ क्या कैसे से कोई बात नहीं होती है, और मैं इसमें आपकी गलती नहीं दूंगी क्योंकि स्थितियां ऐसी हैं। और जो आपको दिखाया जाएगा, क्योंकि कल मैं जब दिल्ली में कल थी तो वहां पे जिस तरह से हमारे किसी बात को आगे रखने से पहले ही सारी फोर्स को लाके वहां पे खड़ा कर दिया कांग्रेस कार्यालय के सामने, तो डर इनका दिख रहा है, किसी बात को आगे आने देना चाहते ही नहीं है। कैसे महिला लोगों पे ये लाठी डंडे, अलका लांबा जी पे जिस तरह से प्रहार किया गया, ये जो चीजें हो रही हैं, इसकी शायद आप लोग आलोचना नहीं करेंगे, जरूरत भी नहीं है। वहीं पे जब आप किसी की बात कर रहे हैं, मैंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे बयान देने वाले लोगों से मेरा कोई सरोकार में नहीं रखती हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति होने के नाते देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे बयान नहीं आने चाहिए। दूसरी बात, जब आप कह रहे हैं कि जब हम अग्निवीर के नाम पे आगे बढ़ने की बात कर रहे थे, अग्निवीर के अग्निपथ पे ये खुद देश की युवाओं को झोंक रहे हैं और उसके समर्थन पे आने पे ये जिस तरह से
कांग्रेस के सदस्यों और कांग्रेस के नेताओं के साथ निरंकुश होकर जिस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, शायद आप लोग न्यूज में नहीं देखने पाएंगे क्योंकि दिखाएंगे ही नहीं। वहां पे जिस तरह फोर्स लगाए गए, बल्कि देश के बाहर के हम लोग हैं, इस देश का अंश ही नहीं है, जिस तरह से कार्रवाइयां हो रही हैं, होटलों से उठा के लोगों को जेल और नजरबंद डाल दिया जा रहा है। तो उन सब की बात नहीं करूंगी। कैलाश वर्गीय जी ने अग्निपथ पे कहा कि मैं कह रहा हूं कि मुझे भाजपा कार्यालय में अगर सिक्योरिटी गार्ड रखना है तो मैं अग्निवीरों को तवज्जो दूंगा। क्या बात है, अपने युवाओं को आप सिक्योरिटी गार्ड के ही रूप में और सैनिकों को सिक्योरिटी गार्ड अपने उस पर रखेंगे? क्यों इस पे कोई बात करने वाला नहीं है। बात हो रही थी आजमगढ़ और रामपुर की। गौरीशंकर जी, हमेशा निरपेक्ष तटस्थ ये जो शब्द है ना, ये काम नहीं करते हैं। सबके अनुकूल अपने अपने बयान को अपने अकॉर्डिंगली जब जो प्रस्तुत कर ले जाए वो बड़ा हो जाता है, जो न कर पाए वो पीछे रह जाता है। राजनीति ये रह गई है। जहां तक कांग्रेस को आगे आने की बात है, राजनीति एक ठहरा हुआ जल नहीं है कि रुका है और चलता रहेगा। ये दो से अगर राजनीति के इस रूप में आ सकते हैं तो जो हर जगह था वो भी वापस आएगा। वो एक चक्र चलता रहेगा। जनता हर चीज को, और अपने आप जानते हैं कि जनता ऊब जाती है, तो ऊब जाएगी तो ये अलग बात है। ठीक है मैं आ रही हूँ उस बात पे। जब चीजें आपके सर के ऊपर जाती है गौरीशंकर जी, बेरोजगारी, महंगाई, ये किसी एक व्यक्ति की नहीं है। महंगाई की मार आप पे भी है, बेरोजगारी की मार मुझ पे भी है, मेरे देश पे, मेरे घर पे और हर जगह है। ये कहने की बात नहीं है। जब इसका घड़ा ऊपर आएगा लोग अपने आप बदलाव की बात करेंगे। मैं उन चर्चाओं पे आती ही नहीं हूँ। जहां तक आपने कहा कि मैंने यहाँ पे रामपुर और आजमगढ़ की बात, जाहिर सी बात है जब हमने चुनाव में अपने परिणाम देखे तो हमें अपने संगठन में पुनर्निर्माण की जरूरत है। हम उस पर कार्य कर रहे हैं, इसलिए हमने अपना कोई प्रत्याशी वहां पे खड़ा नहीं किया। पता है हार का जी, तो हार का एक मनोवैज्ञानिक जो पड़ता है अपने सदस्यों पे, कार्यकर्ताओं पे, यही तो सवाल था ना डॉक्टर सुधा, यही तो सवाल था जी, मैं आ रही हूँ कि क्या कांग्रेस अपना वजूद खोती जा रही है, या फिर कांग्रेस की एक बड़ी शाखा है। मैं तो मानता हूं कि बहुत बड़ा बरगद का पेड़ कांग्रेस पार्टी रहा है। बरगद के पेड़ की धीरे धीरे वो शाखाएं टूटती गई, या किसी ने कोई काटता भी चला गया, कोई तोड़ता चला गया, कोई गिराता चला गया। और ये सब कौन है पता है? आपके कांग्रेस के बड़े नेता ही हैं सब। वो दिग्विजय सिंह की बात कर लें, मणिशंकर अय्यर की बात कर लें आप लोग, या फिर सुबोध कांत सहाय जो रिसेंटली उन्होंने बोला है ना, सलमान खुर्शीद किताब ही लिख देते हैं। ये सब जो बोलते हो आप लोग ना, तो आपके बोलने से कांग्रेस 2 कदम जो आगे बढ़ी होती है किसी मुद्दे पर, 5 कदम सीधे पीछे आप लोग चले जाते हैं। इस पर वर्कआउट कीजिए आप लोग। इसीलिए मैं कहा कि वजूद बनाने में कांग्रेस पार्टी क्यों हमेशा एकदम से हार जाती है। आप खड़ा क्या करोगे उम्मीदवार? खड़ा करने की मानसिकता हो सकती है, लेकिन खड़ा करने के लिए कोई रीजन होना चाहिए, कोई तर्क होनी चाहिए, कोई सच्चाई होनी चाहिए। वो सच्चाई आपको दिख नहीं रही थी रामपुर आजमगढ़ में, इसलिए है ना मैदान छोड़ के बाहर हो गए आप। निरंजन पोद्दार जी के पास में आऊंगा। निरंजन पोद्दार जी, बोलिए सुधा जी, आधा मिनट में बोलिए, बात पूरी कीजिए। गौरीशंकर जी, आपने जो कहा कि हम मैदान छोड़ के भाग गए, बिल्कुल नहीं। जब हम जानते हैं, जब हर राजनीतिक पक्ष जानता है, हर पार्टी के लोग जानते हैं कि कहां पे कितना उन्होंने कार्य किया है, और अगर कोई परिणाम तुरंत आया हुआ है तो हमें पता है कि हम उतना कितना काम कर पाएंगे। और जब पुनः आपको पुनर्निर्माण करना हो तो शुरुआत शून्य से ही जरूरी होती है। आप आधे से नहीं कर सकते हो। सिर्फ इसलिए हमने अपना प्रत्याशी आप कहते हैं ना सुधा कि हम लोगों को जेल में बंद किया जा रहा था, लाठी डंडे बरसाए जा रहे थे, वाकई में मीडिया को दिखाना चाहिए था। लेकिन एक बात बताइए, पूरे देश में आग लगी हुई थी, ट्रेनों को जलाया जा रहा था, लोग परेशान थे, घंटों है ना, स्टेशन पे लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं। अब इनको दिखाया जाएगा, या फिर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ट्रेन को रोक करके पटरी पर बैठे हुए हैं, उनको दिखाया जाएगा? ये बता दीजिए। मीडिया भी सोचता है ना कि दिखाना क्या है मुझे। मैं गौरीशंकर जी, मैं आपको बस इसका जवाब, ये मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी, जवाब भी नहीं। आप बताइए कि अगर कोई बच्चा इन सब कार्य करने को इतना ज्यादा प्रेशराइज हो गया है, जिस बच्चे का मेडिकल तक निकला हुआ है, जिसको वैकेंसी मिलने मतलब पोस्ट मिलने वाली थी, वो सब खत्म कर दिया गया है। ये अलग मसला है कि अग्निपथ सही है या गलत है, यह अलग मसला है। लेकिन अग्निपथ में जाने के लिए किसी को प्रेशर तो नहीं दिया जा रहा है ना। अग्निपथ में एक सिलेक्शन का प्रोसेस है, जिसे अच्छा लग रहा है जाए। 4 साल सेवा करने का मौका है। अगर आपकी इच्छा है तो जाइए, नहीं तो कोई बात नहीं है।
आप है ना? बैठे हैं, बाकी दोनों अभी बैठे अलग हैं। बात क्या है आप कि अपने बच्चों- बीजेपी इस क्या पर आप अपने रोजगार बच्चों को देने के भेजेंगे? बहुत सारे क्या तर्क दे आप सकती है। तीनों लोग मैं जितने आता लोग हूं, यहाँ बैठे हैं, मैं आता हूं सुधा जी, थोड़ी देर के बाद मैं आऊंगा। मैं आजमगढ़ रामपुर पर थोड़ा सा मैं फोकस करना चाहूंगा। मैं आ रहा हूं, थोड़ी देर के बाद मैं आऊंगा। मैं थोड़ी देर के बाद आपसे फिर आजमगढ़ रामपुर पर ही सवाल पूछूंगा। निरंजन पोद्दार जी, एक बात बताइए, आजमगढ़ रामपुर जीत लेने से क्या होगा? बीजेपी जीत भी जाएगी तो क्या होगा, और समाजवादी पार्टी जीत लेगी तो क्या हो जाएगा? ऐसा क्या क्या बदलाव आ जाएगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जरा बताइए सर। देखिए, ऐसा है गौरी शंकर जी, जो आपने सवाल किया था, मैं पहले उसका जवाब देता हूं, उसके बाद में इसके आगे पीछे की बात भी आपको बताऊंगा। जी गौरी शंकर जी, आजमगढ़ और रामपुर ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीटें रही हैं, इस चीज को तो आप मानते हैं। और ये जो सीटें हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी इनको ध्वस्त नहीं कर पाई। और आज जिस तरीके से जो उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव के अंदर मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी लीस्ट रिस्क पे है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी ये सीटें नहीं जीत पाती है, ये समाजवादी पार्टी अपनी सीट बरकरार रखती है, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत ज्यादा अपयश इसमें नहीं होने वाला है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी दोनों में से एक सीट भी अगर निकाल लेती है, तो राजनीतिक रूप से भी और मोरली भी भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा अप हो जाएगी। और अब मैं आपको अब मैं आना चाहता हूं आजमगढ़ की सीट के ऊपर। देखिए, आजमगढ़ की सीट के अंदर जो अभी मैं सुन रहा था सारे राजनीतिक प्रवक्ताओं को, गौरी शंकर जी, मेरी भी वहां आजमगढ़ में बहुत लोगों से मेरी बातचीत हो रही है पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से। आपको मैं बताऊं, एक तो धर्मेंद्र यादव जी हैं, उनकी वहां पे किसी भी व्यक्ति से कोई व्यक्तिगत जुड़ाव नहीं है, व्यक्तिगत उनका कोई वहां पे परिचय नहीं है लोगों के साथ। और एक वहां की जनता में इस चीज को लेकर के असंतुष्टि थी कि भाई, जो हमने अखिलेश यादव जी को, उससे पहले मुलायम सिंह जी को, उससे पहले समाजवादी पार्टी के अन्य किसी कैंडिडेट को हमने अखिलेश जी को 5 साल के लिए संसद में भेजा था, हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए। मतलब धोखा जैसा फील कर रहे हैं वो, कि धोखा हो गया हमारे साथ। नहीं, मैं एक बार कंप्लीट कर दूं। लेकिन उन्होंने अपनी विधानसभा सीट को तवज्जो देते हुए हमारे क्षेत्र को छोड़ दिया, पहली बात। दूसरी बात, जो मैंने आपको बताई, धर्मेंद्र यादव जी का कोई विशेष रूप से वहां व्यक्तिगत रूप से कोई जुड़ाव नहीं है, केवल एक परिवार का सदस्य होने के नाते वो एक चेहरा है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो निरहुआ ने जो कही है, अभी पीछे आपने सुना होगा कि जैसे स्मृति ईरानी की अमेठी हारने के बाद में भी उन्होंने अमेठी नहीं छोड़ी, वैसे ही मैंने 2019 का चुनाव हारने के बाद में आजमगढ़ नहीं छोड़ा। और आज मतलब शाही जी ये बात सही बोल रहे थे, सही बात है। हाँ, बोलिए, आगे बढ़िए। हाँ, आज जिस तरीके से मैंने क्षेत्र में काम किया है, जनता उनके साथ भी नजर आ रही थी। लेकिन इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सेटबैक जरूर है, और वो अग्निपथ योजना जो भारतीय जनता पार्टी युवाओं को नहीं समझा पाई। अन्यथा मैं आपको बता रहा हूँ, अभी 3-4 दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी का वहां पे वो मजबूत स्थिति नजर आ रही थी। अब जो आपने एक सवाल और किया था अभी बाकी प्रवक्ताओं से, अखिलेश यादव जी क्यों नहीं गए प्रचार में? देखिए, अखिलेश यादव जी रामपुर प्रचार में मेरे हिसाब इसलिए नहीं गए क्योंकि अभी जिस तरीके से आजम खान जी के और अखिलेश यादव जी के बीच में एक समझ लीजिए राजनीतिक अदावत या मतभेद, इस पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कुछ बोलते नहीं। नवीन दुबे जी खामोश हो जाते। मैं आऊंगा सर आपके पास। निरंजन पोद्दार जी, बहुत बढ़िया सर, मैं आता हूं। मैं थोड़ी देर के बाद अब आऊंगा। अश्वनी शाही जी के पास मैं एक बार फिर से दोबारा आना चाह रहा हूं। अश्वनी शाही जी, सब कुछ बेहतर अगर लग रहा है आपको कि हम लोग बेहतर काम कर रहे हैं, और बाकायदा जो आपके उम्मीदवार हैं आजमगढ़ में, वो लगातार वहाँ के लोगों से जनसंपर्क में बने रहते हैं, रामपुर भी जीतने के दावे कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि सब कुछ तो बेहतर चल रहा था, ये अग्निपथ वाला मामला थोड़ा गड़बड़ कर दिया? कैसे समझा पाएंगे? क्योंकि युवा है ना, उत्तर प्रदेश के युवा सबसे ज़्यादा सेना में जाते हैं, अग्निपथ को लेकर नाराज़गी भी है। ये अलग बात है कि धीरे धीरे उनकी नाराज़गी खत्म होगी, लेकिन कब होगी तो पता नहीं चलेगा ना, और कैसे चलेगा पता? इसको समझा कैसे पाएंगे चुनाव में सर? और शंकर जी, देखिए, इस सवाल का भी जवाब देता हूं। अभी हमारी बहन सुधा जी ने 2 चीज कहा और आपने कहा तो थोड़ा सा छूट गया था। एक इरफान अंसारी भी हैं, इनके विधायक झारखंड में, उन्होंने भी कुछ बोला था। और आज 2 ड्रामा पूरे विश्व के टेलीविजन ने देखा। एक अलका दामा जी का अभी सुधा जी ने नाम लिया कि किस तरीके से उनके साथ क्या व्यवहार किया गया, बड़े प्यार से उठा रही थी पुलिस वाला, उसके बाद किस तरीके से वो भिड़ गई, उन्होंने उसको भी देखा। और सबसे जो घृणित कार्य किया आज कांग्रेस की महिला कांग्रेस के अध्यक्षा ने,
जिस अग्निवीर और जिस अग्नि पथ के लिए ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, उन्हीं अग्निवीरों के जो वहां पर लेडीज पुलिस थी आरएएफ की, उन्हीं के ऊपर थूका है उन्होंने और पूरे देश की मीडिया ने उसको दिखाया है। यही इन लोगों का जो है ये काम कांग्रेस कर रही थी। अब इसके बाद मैं आता हूं दूसरे आपके यहाँ के जवाब पर। देखिए, अग्निवीरों का जो मामला है ये बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतर चीज है। ये देश के युवा इसको अब समझ रहे हैं और जैसे ही मैं आपको एक लाइन बताना चाहता हूं, नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिस दिन भर्ती होगी वो समझा हुआ युवा वहां पर जाएगा। सबसे ज्यादा देखिएगा जिसको सेना में भर्ती होना है वो वहां जाएगा। और एक शब्द आपने और कहा, एक वाक्य कहा कि किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं कर रखा है। देश में बहुत सी ऐसी नौकरियां हैं, आईटीबीपी है, सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, यहाँ पर भी भर्तियां होती हैं और वहां पर भी लोग जाएं, अपनी भर्ती कराएं। वहां पर तो हो ही रही भर्तियां, लेकिन यहाँ जो अग्निवीरों की भर्ती हो रही है, ये लोग वहां पर परसों के बाद जो नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ, अभी एक नोटिफिकेशन हुआ, दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा। चुनाव में नुकसान नहीं होगा ना अश्वनी शाही जी? मैं पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, सारे युवक उन चीजों को समझ गए हैं। चुनाव में कोई नुकसान नहीं होगा। उपद्रवी तत्व जो अभी एक आदमी वीडियो वायरल हुआ, एक आदमी लंगड़ा रहा है और वो बस का शीशा तोड़ रहा है। 30 साल से ऊपर के लोग वहां पर आतंक फैलाकर बसों और ट्रेनों को जला रहे हैं। वो जो तैयारी कर रहे हैं वो नहीं थे, इसमें कुछ उपद्रवी तत्व भी शामिल थे। और सेना ने जैसे ही कहा कि जो लोगों का नाम थाने में आ जाएगा या वहां आ जाएगा, पुलिस वेरिफिकेशन में आ जाएगा, क्योंकि देखिए पहले से और अभी तक में टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ है। अब कैमरे आ गए हैं, पहले कैमरे नहीं होते थे। मुंह पर पट्टी बांधकर पत्थर चलाने वाला भी पहचान में आ जाता है जब उसके बगल वाला पकड़ा जाता है। तो उन लड़कों ने ये समझ लिया है कि अब विद्रोह और कुछ करने से कोई लाभ नहीं है, हमको मुख्य धारा में ले जाने का एक बहुत शानदार रास्ता है। देखिए, उपद्रव 2 दिन से बंद है और आने वाले दिनों में शाही जी कहीं ऐसा तो नहीं कि आजमगढ़ और रामपुर में जीतने का रिकॉर्ड नहीं है आप लोगों को, तो अग्निपथ स्कीम से नुकसान हो फायदा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है? अब जीते हारे बीजेपी को कोई ज्यादा चिंता नहीं है आजमगढ़ और रामपुर को लेकर? गौरी शंकर जी, रामपुर हम 3 बार जीते हैं, 91 में, 98 में, 2014 में। रिकॉर्ड काहे नहीं रहा है? और जिस तरीके से आज आजम खान जी प्रचार कर रहे हैं, उनका जयप्रदा जी का भी विरोध किया था उन्होंने इसी तरीके से, लेकिन जनता ने जयप्रदा को चुनाव जिता के भेजा। तो आजमगढ़ की और रामपुर की जनता जान रही है किसको चुनाव जिताना है। और आप देखिएगा हमको दोनों सीट मिल रही है, ऐसा नहीं है। अगर उनके आज देखिए, पुराना कहा जाता है लोधी जी तो उन्हीं के साथ थे पहले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आज सिपाही हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं और ये चुनाव ये लड़ रहे हैं, दूसरे वाले सपा के प्रत्याशी वो भी उनके आदमी है। तो चलिए ठीक है सर, चलिए ठीक है। मैं जो एक बात समझ में मुझे जो आ रहा है रामपुर और आजमगढ़ को लेकर कि बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। बीजेपी अगर पाने की उम्मीद कर रही है और अगर बीजेपी को एक सीट भी मिल जाती है, बहुत अच्छा कहा निरंजन पोद्दार जी ने कि अगर एक सीट पर भी बीजेपी जीतती है तो बीजेपी की साख और भी मजबूत होगी। और एक सीट पर भी अगर समाजवादी पार्टी हार जाती है तो एक बड़ा मैसेज जाएगा कि अखिलेश यादव की जहाज डूब रही है उत्तर प्रदेश में, और इस डूबते जहाज को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में थोड़ी खलबली भी मची है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्वागत है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं आजमगढ़ रामपुर को लेकर। बीजेपी कितनी गंभीर है, समाजवादी पार्टी भी गंभीर है, लेकिन अखिलेश यादव के ऊपर सवाल उठ रहा है कि अखिलेश यादव फिर प्रचार करने के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं। अगर गंभीर हैं तो इसके पीछे जो बड़ी वजह, जैसा कि हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि इसके पीछे रामपुर का मसला है। आजम खान से मिलना नहीं चाहते अखिलेश यादव, आमना सामना नहीं करना चाहते तो रामपुर नहीं गए, तो इसलिए आजमगढ़ नहीं गए। आजमगढ़ जाते तो रामपुर पर सवाल उठता है कि रामपुर क्यों नहीं गए। तमाम ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन जीतेगा कौन हारेगा कौन ये तो जनता तय करेगी। लेकिन एक बात तय है कि पार्टियों की हकीकत, उसकी हैसियत और जनता में उसका कितना जन समर्थन है, तमाम चीज़ें ऐसी है जिसका कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं, उसकी गणना, राजनीतिक गणना करने की कोशिश कर रहे हैं। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। नवीन दुबे जी के पास में आऊँगा। नवीन दुबे जी, एक बात बताएं, आजमगढ़ में ठीक है अखिलेश यादव नहीं गए, ठीक है, आप लोग के तमाम महारथी वहाँ पर चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे। चुनाव होना है, फिर बाकायदा उसके रिजल्ट्स आएंगे। आजमगढ़ रामपुर में अगर आप लोग हार जाते हैं, दोनों में से कहीं भी हार जाते हैं, तो फिर
तो फिर ये जो इस वक्त कयास लगाया जा रहा है कि अखिलेश यादव इसलिए नहीं गए कि पहले से उनको पता था कि वहाँ पर बीजेपी की स्थिति अच्छी है, बीजेपी जीत रही है। गौरी शंकर जी, मुख्यमंत्री जी की जो भाषा थी आजमगढ़ के अंदर, जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया है कि अगर सपा जीती तो आतंक गढ़ बन जाएगा, इस तरीके का डर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के दिलो दिमाग में बैठा हुआ है, या ये जनता को इस तरीके की बातें करके डराना चाहते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या पिछले 5 साल आप सरकार में रहे हो? किनसे पूछा? आजमगढ़ शाही जी से पूछा? नहीं, मुख्यमंत्री जी से पूछूंगा। शाही जी जवाब दे दें, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो बता दें। 5 साल इससे पहले के लोकसभा चुनाव अखिलेश जी वहां सांसद रहे हैं, उससे पहले समाजवादी पार्टी रही है। 10 सीटें अभी हम समाजवादी पार्टी जीती है विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ के अंदर, और आप कहते हैं आतंक गढ़ बन जाएगा। इसका मतलब ये फेल्योर किसका होगा? आपका फेल्योर है। और अगर सपा के सांसद वहां से अखिलेश जी रहे हैं, इससे पहले भी समाजवादी पार्टी वहां काबिज रही है, तो क्या वो आतंकगढ़ बन गया? और अगर बन गया तो इन 5 साल में तो ये सबसे बड़ी नाकामी आपकी सरकार की है। आप लोग कुछ भी बोल देते हैं, आपके पास ले दे के एक मुद्दा रहता है, हिंदू मुसलमान कर लो और कुछ नहीं करना आपने, पहली चीज। दूसरी चीज, घोषणा करने के बाद भूल जाते हैं। लेकिन दुबे जी, विकास तो आजमगढ़ में खूब हो रहा है, तो कौन कर रही है? नहीं, विकास तो अखिलेश जी के साथ सरकार में बहुत जबरदस्त हुआ वहां पे। उस विकास को अगर ये मेंटेन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। कौन अच्छा, ये मेंटेन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। कहां मेंटेन कर पा रहे हैं आप? जिन पार्कों को हम लोगों ने बना के दिया था, जिन बिल्डिंग्स को बना के दिए थे, उनके हालात देखिए आप जाके। आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, बनाने की बात करते हैं। दूसरी चीज आप और सुनिए, योगी जी ने घोषणा की थी संपत्तियों का विवरण सारे अधिकारी दें, सारे नेता दें, सारे विधायक दें। कितनों का मिल गया आज तक? दिक्कत इस बात की है, भारतीय जनता पार्टी में गाल बजाने वाले बहुत हैं, और केवल इनका काम गाल बजाना है, पब्लिक को भ्रमित करना है, पब्लिक के बीच में झूठ बोलना है। जनता के सामने जाते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, और कोई इनके पास एजेंडा ही नहीं है। अगर आप आतंकगढ़ की बात करते हैं तो आप सीधा सीधा इस तरीके के वोट को वहां पोलराइज करने की बात करने, जबकि आजमगढ़ की जनता विकास चाहती है। और इसीलिए उसने आपको अभी हाल के 2022 के विधानसभा चुनाव में जो झटका दिया था, मुझे नहीं लगता कि आप उस झटके से उभर पाए, और अभी फिर झटका आपको लगने वाला है, क्योंकि वहां धर्मेंद्र यादव जी जीतेंगे और आसिम रजा जी भी हमारे ये झटका अच्छे वोटों नहीं, ये झटका, जो झटके की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बीजेपी ने तो बहुत तगड़ा झटका आप लोग को दिया है। फिर आप लोग अगर 1-2 झटका दे भी देंगे तो बीजेपी को क्या फर्क पड़ेगा उससे? गौरी शंकर जी, हमें कोई झटका नहीं लगा है। विधानसभा चुनावों में जिस तरीके का जनादेश जनता ने हमको दिया है, वो बहुत ट्रेमेंडस जनादेश है, बहुत उल्लेखनीय जनादेश। और मैं समझता हूं इतना परिवर्तन वाला जनादेश, इतना बड़ा जनादेश किसी पार्टी को नहीं। 21% से 36% पर हमें जनता ने वोट दिया है। सत्ता में लेकिन नहीं है। सत्ता में आना ना आने का अलग विषय, जनता का स्नेह, जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद अहम होता है, वो हमें मिला है, हम उसको कैसे नकार दें। और यही कारण है कि 2024 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी चिंता में है कि उत्तर प्रदेश में हालात इनके क्या होने वाले हैं। दूसरी चीज, अग्निवीरों का मुद्दा चल रहा, तो सबको बोलने का मौका मिला है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं भारत की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, आप 4 साल के अंदर ट्रेनिंग देंगे, 1 साल में 30 छुट्टियां दे रहे हैं, यानी कि 11 महीने, 44 महीने आप काम कराएंगे। उन लड़कों को ट्रेंड भी करना है। आप जब आप ट्रेंड करके खर्चा कर रहे हैं, तो आप उनको वहीं से जो रोजगार, एक बात बताऊं दुबे जी, वहीं नहीं सुनिए, मैं एक बात बोलना चाहता हूं इसमें। जी। मैं देखिए फेवर में नहीं कर रहा हूं, ऐसा मत सोचना। नहीं, आप बोलिए, है ना। अग्निपथ स्कीम हमारा है, हमारे देश का है ना। बीजेपी और कांग्रेस समाजवादी पार्टी मत बांटिए इसको। मैं बहुत ध्यान से पढ़ा, शुरुआत में मेरे को भी समझ में चीजें नहीं आई, बाद में मुझे लगा कि तो बहुत ही अच्छी स्कीम है। कैसे? अगर मैं 18 साल का होता भी ना, तो मैं अग्निपथ के जरिए में चला जाता। पूछिए क्यों? पूछिए क्यों? बताइए। 4 साल के बाद अगर 21,000 रुपया पर महीने मिल रहा है, और 21,000 रुपये में वहाँ खाना पीना रहना वहाना सब फ्री है, 1-2 हज़ार रुपया खर्च होगा, 18-19 हज़ार रुपये की बचत है। 18 साल में शादी भी नहीं होती है किसी की, है ना, एकदम फ्री है। फैमिली की उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। 4 साल में रिटायर हो गया, 22 साल। 22 साल में अगर मैं लगनशील हूँ, कुछ करना चाहता हूँ जीवन में, हमारे पास 20-25 लाख रुपए होंगे, है ना। मैं IAS बन सकता हूँ, IPS बन सकता हूँ, असिस्टेंट कमांडेंट बन सकता हूँ, बिजनेस खोल सकता हूँ, या ना बिजनेस खोलूँ, नौकरी ही करना है। तो एक बात मुझे बताइए, 22 साल की जब मेरी उम्र थी, तो मेरे पास पैसे होते थे क्या? 25 लाख तो बहुत दूर की बात है ना। 5 रुपए नहीं होते थे। मैं कह रहा हूँ, हमारे युवाओं को ऐसे सोचना चाहिए कि अगर आप लगनशील हैं, मेहनती हैं, तो इस स्कीम के जरिए जाइए। 4 साल में
4 साल में 20-22 लाख रुपए आपके पास रहेंगे और पूरी दुनिया आपके लिए खुली हुई है, कीजिए ना जो काम करना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर गवर्नमेंट तो नहीं दे रही है कि आओ अग्निपथ में आओ। वही कह रहा हूं, और मुझे नहीं लगता, मैं लेकिन बाद में समझा कि बेवकूफ बनाने का भी स्कीम नहीं है, देश की सुरक्षा भी काफी मजबूत होगी, इस बात को भी समझिए। मुझे लग रहा है गुमराह किया जा रहा है इस पर। मुझे मैं 18 साल का होता ना सर, मैं चला जाता उस वक्त, तो 18 साल के लड़कों का क्या होता है, चला 4 साल में 22-23 लाख रुपए हमारे पास होते। मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं तो आप ही से सवाल पूछ ले रहा हूँ, आप मुझे जवाब दे दीजिए। सबसे बड़ी चीज, आप 4 साल जो 44 महीने उन युवाओं को रखेंगे सेना के अंदर, क्या आप उन्हें पढ़ने का मौका देंगे? क्यों नहीं देंगे, कह तो रहे हैं कैसे दे देंगे? पढ़ने जा रहे हैं, कौन सी डिग्री उनको देंगे? ऐसा नहीं है, कौन सी डिग्री उनको देंगे? वो ग्रेजुएट नहीं हो पाएंगे वहां पे, पहली चीज। दूसरी चीज आप सुन लीजिए, 17 साल का लड़का 12th नहीं कर पाता, 10th कर पाता है। 4 साल में आप बच्चों को, भाई साहब यही तो मैं कह रहा हूँ, कितना अच्छा तो मौका है, 10th के बाद मिल गई, 4 साल के बाद ऐसा नहीं पढ़ने का मौका दिया। सेना अधिकारियों का प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें कहा गया कि पढ़ने का मौका है उसमें, ऐसा नहीं, गलत बात है। आप सुन लीजिए, एक सैनिक 4 साल के बाद आपने ट्रेन करके उसको बाहर कर दिया 75%, पढ़ने के लिए कहां, और अब उसके ऊपर एक प्रेशर आ गया, जो आदमी कमाने लगता है उसको पैसा चाहिए होता है, वो फिर पढ़ने नहीं जाता है। भाई साहब मैं आपको बता दूं, मैं प्रैक्टिकल लोगों आप लोग ज्यादा गणित लगा रहे हो, मैं एक 18 साल के युवा के हिसाब से सोच रहा हूँ। 22 साल में 25 लाख रुपए का मालिक होगा। मैं समझ गया, 25 लाख रुपए की कीमत 4 साल बाद जो चाहेगा वो करेगा। जिस हिसाब से रुपया गिर रहा है डॉलर के मुकाबले, 25 लाख रुपए की कीमत क्या होगी डॉक्टर सुधा मिश्रा 4 साल के बाद? डॉक्टर सुधा मिश्रा के पास आ रहे। सुधा मिश्रा जी, एक बात बताइए, आपकी पार्टी में 18 साल का कोई प्रवक्ता है क्या? 18-19 साल का कोई है प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी में? नहीं होगा, जनरली नहीं होता है। एक भाई साहब आए थे, वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता थे, पता नहीं कितनी उम्र थी, मैं उनसे सवाल पूछा था कि आपकी जब उम्र थी 19 साल तो आपके पास पैसे होते थे क्या, या अभी 22-23 साल की उम्र में पैसे रहते थे क्या आपके पास? माँ बाप देते थे पैसे, पढ़ने लिखने के लिए देते होंगे, उतना ही, उससे ज़्यादा तो नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास तो पैसे नहीं होते थे, मैं तो बड़ा स्ट्रगल करके आगे बढ़ा हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि स्ट्रगल करने के बाद आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बन गए और 4 साल में गवर्नमेंट की तरफ से एक सेवा देने का मौका दिया जा रहा है, वो सिपाही बनेगा, 20-25 लाख रुपए का वो मालिक खुद का हो जाएगा, और वो क्या आपकी तरह लगनशील और संघर्ष करने लायक नहीं रहेगा क्या? मतलब ये हुआ ना, मतलब इतनी खुदगर्जी तो हो नहीं सकती है। डॉक्टर सुधा मिश्रा, आप लोग जो सड़कों पर हंगामा मचा रहे हो, सबकी उम्र होगी 30 साल, 32 साल, 50 साल, 55 साल, 56 साल, 70 साल, 18-19 साल के युवाओं को गुमराह कर रहे हो आप लोग। गलत बात है। यही 4 हम लोग बैठे हैं ना, 5 लोग बताइए, भारत बंद, तो ये बंद, तो बंद। गौरी शंकर जी, आपने मेरी बात के जवाब, डॉक्टर सुधा जी सवालों का जवाब मुझसे नहीं लिया है। डॉक्टर सुधा जी को भाई साहब, गौरी शंकर जी, बोलिए आपकी इस बात का उत्तर मैं बस इतना चाहती हूँ, जितने लोग बैठे हैं, कितने लोग आज कह रहे हैं कि अपने बच्चों को हम क्रांतिवीर बनाने के लिए भेजेंगे, जरा बता दे तो। बातें कहना और अब देखिए, वो अलग मसला है। मैं तो कहा ना कि मैं अगर 18 साल का युवा होता तो मैं चला जाता, मुझे बहुत अच्छी स्कीम लगी। गौरी शंकर जी, में एक फेवर नहीं कर रहा हूँ, इसको बीच में बस 20 सेकंड के साथ मत जोड़िए। अग्निपथ स्कीम हमारे देश का स्कीम है, सोच करके बनाया गया हो। बिल्कुल, मैं 30 सेकंड में आपको डिफाइन करेंगे। डॉक्टर सुधा जी को बोलनी। सुधा जी बोलिए। जी, आपने जितनी बात की, यही सारी खूबियां जब ये किसानों के बिल आए थे तो सभी प्रवक्ता से लेके जितने लोग थे, सभी पत्रकार और जितने भी थे, सब खूबियों को गिना रहे थे, लेकिन जिनके लिए खूबियां थी उन बेचारों को समझ में नहीं आई और 700-800 लोगों की जानें चली गई। आज तक कोई इस पे बात करने वाला नहीं है। आपको मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, ये जो बड़ी बड़ी बातें हो रही है ना, जो बच्चे परिवार को, जिनके घरों में बच्चे जानते हैं कि 18 साल में होने के बाद मुझे सेना में भर्ती के परिवार संभालना है, वो पैसा बचाने की बात नहीं सोच रहा है। आप जो सैनिक बनते हैं ना, वो कहाँ से आते हैं? अगर आप उन पे जाओगे ना, वो ऐसे वर्ग से आते हैं जहां पे बच्चों को अपने परिवार को सहारा देना होता है। और मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आप या मैं या हमारे घरों के बच्चे, अगर हम 21 साल की उठा के देखें तो ऐसे बहुत से आपको उदाहरण मिलेंगे कि बहुत से अफसर बने हैं सेना में, बहुत से आपके बने हुए हैं IAS IPS जो भी बड़े अधिकारी हैं, बैंक में अधिकारी बने हुए हैं। तो उम्र इतनी कम नहीं है कि लोग बनते नहीं है। ऐसी बात तो बिल्कुल ना कहा जाए कि नहीं 21 साल में बच्चे कुछ करते ही नहीं है। अगर किसी को ना मैं आ रही हूँ उस बात पे। अश्वनी जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? 1 मिनट सुधा जी, अश्वनी जी आपको जवाब देंगे। बोलिए शाही जी। सुधा जी सुन लीजिए।
बिल्कुल, बोलिए। ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा मैं। अभी गौरी शंकर जी ने कहा है कि मैं होता तो मैं चला जाता। यहाँ 5 लोग बैठे हुए हैं, कोई भी व्यक्ति बता दे कि वो 22 साल की उम्र में 20 लाख रुपए का अपने रुपए का मालिक था। अपने पिताजी और परिवार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने अभी तो बोला बहुत से बच्चे, ना शाही जी, मैं बता रही हूँ आपको, ना मैंने कहा उदाहरण देख लीजिए जी। अरे सुधा जी कंप्लीट कर लीजिए। मैंने यहाँ 5 लोगों की बात की, किसी का हाथ नहीं उठा। दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ, अभी नवीन जी ने कहा कि आप पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा। इंटरमीडिएट का हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आपने घर के कितने बच्चों को भेज रहे हैं? शाही जी, सेना में करेंगे क्या वो 4 साल? वही तो मैं पूछ रहा हूँ भाई साहब, यहाँ वहाँ पढ़ने का मौका देंगे कि उनको बॉर्डर पे चौकीदारी कराएंगे या बॉर्डर पे उनको सेना में लगाएंगे, सुरक्षा में लगाएंगे, आप उनको या पढ़ने का मौका देंगे? आप कोई कोचिंग सेंटर चला रहे हैं? आपने बड़ा सिंपल फंडामेंटल बना लिया है कि सरकार के पैसे पर इन लोगों को तैयार करो 4 साल में, और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के पैटर्न पे अडानी, अंबानी और इन उद्योगपतियों को सुपुर्द कर दो। वो अपने यहाँ 15,000 में 17,000 में 12 घंटे की ड्यूटी करें, क्योंकि रेल आप बेच चुके हैं, रेल आपने बेच दी है, रेल की सुरक्षा के लिए उनको गार्ड चाहिए। ये स्कीम चल रही है इस देश के अंदर, आप बरकरा रहे हैं देश को आप लोग, और युवाओं के साथ अन्याय। और अगर आपके पास गारंटी है, आप कहते हैं हम उनको सीआरपीएफ में और इसमें और उसमें एकोमोडेट करेंगे, तो क्यों नहीं स्थायी रोजगार वहीं से दे देते हैं? क्यों वो बार बार कंपटीशन की तैयारी करेगा आगे? क्यों वो धक्के खाएगा? क्यों वो बार बार एग्जामिनेशन की फीस भरेगा? क्या जरूरत है भाई? आपके पास एक मोडस ऑपरेंडी है, आप उसको फॉलो करिए। एक बार उसमें इलेक्ट हो गया, उसके बाद ऐसे समझ में नहीं। शाही जी बात कौन सी आरक्षण की प्रणाली आप लाएंगे जो उनको पुलिस में एकोमोडेट कर लेंगे? कैसे कर लेंगे? शाही जी कोटा पहले से ही पूरा है। शाही जी अपनी बात पूरी कीजिए सर। देखिए, मैंने दुबे जी, सुधा जी सबकी बात सुना है और अच्छा लगेगा, गरिमा बनी रहेगी, भ्रम मत वहां से भ्रम फैलेगा। हम सच्चाई बता रहे हैं। इग्नो का सर्टिफिकेट हम दे रहे हैं 22 साल के बाद। मैं खुद बता रहा हूँ, 22 साल के पहले कोई ग्रेजुएट नहीं होता है, उसके बाद वो नौकरी खोजने निकलता है या कोई कंपटीशन देना शुरू करता है। 26, 27, 28 साल उम्र हो जाती है। 1 रुपया बाप को देते देते आज हम लोग उस स्थिति में हो गए हैं कि हम लोगों के बच्चे 28-30 साल के हैं और उनको पैसा देकर कि तैयारी करो, ये करो। उसके बाद उनकी दुनिया खुली हुई, अपने पैसे से वो तैयारी कर सकते हैं, अपने पैसे से वो कुछ भी कर सकते हैं। आप लोगों ने तो उनको एकदम बना दिया कि भाई वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। उसके बाद कहाँ जाएंगे, क्या होगा उनका भविष्य? पूरी दुनिया खुली है, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया खुली है। स्किल है आपके पास, पढ़ने का जज्बा है तो पढ़िए। 20-22 लाख रुपए के आप मालिक नहीं हो रहे हैं। मान लीजिए सारा पैसा खर्चा हो गया, 12 लाख रुपया लेकर आप जा रहे हैं, आप कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं। माँ बाप से पैसे मांगने की जरूरत नहीं होगी, कुछ भी कर सकते हैं आप। पूरी दुनिया आपके लिए। चलिए ठीक है सर, मुझे लगता है शाही जी, मुझे लगता है कि धीरे धीरे लोगों को ये बात समझ में आएगी, क्योंकि एक प्रतिक्रिया देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे बयान को ऐसा मत समझना है मैं किसी का फेवर कर रहा हूं। जो चीजें अच्छी रहती है तो मैं फेवर करता हूं। एक बयान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आया कि कई फैसले ऐसे होते हैं कि शुरुआत में आपको अप्रिय लग सकते हैं, ऐसा लगेगा कि क्या कर दिया सरकार ने, लेकिन वक्त के साथ, समय के साथ आपको धीरे धीरे फिर लगेगा कि नहीं बहुत अच्छा चीज था, बहुत अच्छा स्टेटमेंट था। मैं आऊंगा सर थोड़ी देर के बाद। निरंजन पोद्दार जी के पास में आ रहा हूँ। निरंजन पोद्दार जी एक बात बताएं, अग्निपथ को लेकर जितना भी समझाया जा सकता था, मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से यहाँ पर एक थोड़ी सी गलती हुई है। सरकार को इस स्कीम को लाने से पहले मुझे लगता है समझाने की जरूरत थी, अवेयरनेस फैलाने की जरूरत थी। लेकिन क्या लगता है आपको कि अग्निपथ के मसले पर बीजेपी सरकार थोड़ी घिर गई है, थोड़ी झुकती नजर आ रही है, या फिर समय के साथ अग्निपथ स्कीम बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा? बताइए सर। देखिए गौरी शंकर जी, मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी पिछले 2-3 साल से अपनी लाइन लेंथ बिगाड़ चुकी है। हाँ। क्योंकि जो किसान कानून भारतीय जनता पार्टी लेके आई थी वो भी किसानों को नहीं समझा पाई थी, जबकि वो किसान कानून जितना मैंने उनका अध्ययन किया है, उनके अंदर कहीं ना कहीं वही चीजें थी जिनकी किसानों ने बहुत सालों से मांग रखी हुई थी। और अब जो अग्निपथ की बात करेंगे तो मैं थोड़ा सा, मुझे समय दीजिए, यही इस पैनल के अंदर अभी तक किसी ने भी वो बात नहीं बताई जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर आप अग्निपथ योजना की बात करेंगे तो पहले की व्यवस्था में और आज की व्यवस्था में दोनों को आपको मिलाकर के देखना पड़ेगा। पहले की व्यवस्था में 50 से 60 हजार भर्ती हर साल होती थी, इसके अंदर 75,000 भर्ती एक साल में 2 बार होगी, यानी कि हर 6 महीने से 75,000 की भर्ती होगी। सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है 25% को हम रेगुलराइज कर देंगे। अगर हम 100 आदमी भर्ती करेंगे तो
पीस हम वहीं पे रख लेंगे, यानी कि उनको छांट लेंगे। जो बाकी के 75% बच रहे हैं उनमें से हम 10% को पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर, असम राइफल्स के अंदर और तमाम राज्यों की पुलिस के अंदर हम उनको प्राथमिकता देंगे। जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं उन्होंने घोषणा कर दी कि हम इनको प्राथमिकता देंगे। अगर मैं उनको भी छोड़ दूं, केवल पैरामिलिट्री फोर्स और असम राइफल्स मिलाकर के संख्या होती है लगभग 13 लाख सैनिक उसके अंदर हैं। अगर 13 लाख सैनिकों का मैं अगर सेना के अनुपात में अगर परसेंटेज निकालूं तो गौरी शंकर जी 25% का रिजर्वेशन लगभग वो बचता है जो सरकार 10% रिजर्वेशन नहीं तो क्या एक नहीं ठीक है, कैलकुलेशन आपका जो भी है पोद्दार साहब, मुझे एक बात बताइए, क्या समय के साथ बदलते वक्त के साथ हम आधुनिक नहीं बने? मैं सारी बात बताऊंगा। टूअर ऑन ड्यूटी कोई ऐसा नहीं, अग्निपथ कोई नई चीज है, पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में बहुत बेहतर तरीके से इसे लागू किया गया और लोग बहुत उत्साहित होकर के 3 साल 4 साल सेना के लिए काम करते हैं। तो अगर इस देश में इसको प्रयोग करने की कोशिश हो रही है, अगर देखने की कोशिश हो सकता है कि बहुत ही बेहतर रिजल्ट आए, तो पहले जितना विरोध करने की क्या जरूरत है? देखिए गौरीशंकर जी, मैं अपनी बात जहां खत्म करी थी वहीं से शुरू करता हूं, आपको पूरी बात समझ में आएगी, आपके दर्शकों को भी। आधा मिनट सर, आधा मिनट। तो गौरीशंकर जी, बात क्या है कि जो सरकार 1.5 लाख लोग भर्ती करेगी उसमें से लगभग 75,000 लोग तो वहां छट करके वहां रह जाएंगे। जो छटेंगे वो सारे के सारे क्रीम रखेगी सेना अपने पास, और जो बाकी के 50% लोग हैं, एक तरीके का आप ये मान के चलिए वो लोग हैं जो सेना के लायक नहीं है। सेना जिनको अपने योग्य नहीं समझ रही, जो पुरानी भर्ती के अंदर भी अजीब दलील दे रहे हैं भाई साहब आप तो। वो उस स्कीम से भी अगर सेना में आता है तो कहीं ना कहीं कोई उसका वो लाभान्वित नहीं। पता नहीं पोद्दार साहब क्या कैलकुलेशन है आपका, लेकिन इस कैलकुलेशन के आधार पर सेना है ना, सेना के प्रति अगर थोड़ा सा हम लोग को सोचने की जरूरत है कि सम्मान कीजिए पोद्दार साहब, सेना अपने मजाक बना के रख दिया, प्लेसमेंट एजेंसी की तरह आप सेना को ट्रीट कर रहे हैं। सेना अपने पास वैसे किसी इंसान को रखना ही नहीं चाहेगी, उसका चयन ही नहीं करेगी जो उसके लायक नहीं है। ये थोड़ा सा गलत, ये मुझे लग रहा है ना कि ये अग्निपथ स्कीम को लेकर के थोड़ा सा गलत नजरिया है पोद्दार साहब। मैं तो कहा ना कि मैं 18 साल का होता मैं चला जा, मैं बहुत पढ़ा 2-3 दिन के अंदर, मुझे अच्छा लगा है। और मैं तो युवाओं से अपील भी करता हूं कि भाई साहब सोचो थोड़ा सा ना, इसलिए सोचो कि 4 साल की तो बात है भाई साहब, है ना, मैट्रिक करके चले जाओ, तुम इंटर भी कर लोगे, ग्रेजुएशन भी कर लोगे, 4 साल के बाद ठीक ठाक पैसा होगा। मैं फेवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन कह रहा हूं ये आग वाग लगाने वाला धंधा ठीक नहीं है ना। देश तुम्हारा है, ट्रेन तुम्हारी है ना, जमीन तुम्हारी है, धरती माता तुम्हारी है, ये सब क्या कर रहे हो? इस अराजकता मत फैलाओ, और पार्टी किसी दूसरे पार्टी के चक्कर में है ना युवाओं को आने की जरूरत नहीं है। मैं आ रहा हूं नवीन दुबे जी के पास में आऊंगा थोड़ी देर के बाद में। सुधा मिश्रा जी के एक सवाल पूछ रहे हैं। सुधा मिश्रा जी एक बात बताया, भारत बंद कराया, जो भी है अग्निपथ पे आप लोगों ने जो भी कुछ कराया, मैं एक बात बोलना चाहता हूं, समर्थन मिला आप लोगों को? समर्थन किसका मिला? अच्छा, ये आगे लगाने वालों का समर्थन मिला या फिर युवाओं का समर्थन? जी बिल्कुल नहीं गौरीशंकर जी, किसने कहा कि हम युवाओं को कह रहे हैं कि आप आग लगाओ? हम तो युवाओं सीधे उनसे कह रहे हैं कि आप लोग इन चीजों को जो जला रहे हो आपकी चीजें हैं। किसने उनसे कहा कि आग लगाने के लिए? हम तो सिर्फ उनकी बातों को, जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आप सड़कों पे घसीट रहे हैं तो सोचिए, कुछ तो बच्चे ये बोल रहे, वीडियो आपके पास होंगे, कुछ बच्चे ये बोल रहे थे कि भाजपा के नेता मुंह बंद करके वहां पे आके आग लगा दे रहे हैं और हमारा नाम आ रहा है, क्योंकि उन्हें हमें बदनाम करना है, युवाओं को उग्रवादी कहना है। ये कार्य हो रहा है, बच्चों की वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। अच्छा, एक नहीं, देखिए प्लीज, वीडियोस है सर, देख लीजिएगा शाही जी, आप ढूंढ लीजिएगा ना ऐसे वीडियोस। मैंने कहा ना, ऐसे बच्चे पत्रकारों से बात कर रहे हैं, हवा में किसी का नाम लेके थोड़ी बोल दीजिएगा डॉक्टर सुधा मिश्रा की ऐसा बोल रहा था। किसने बोला? ऐसा बीजेपी का कौन कार्यकर्ता करना चाहिए? महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने थूक दिया, उसको नहीं कहेंगे आप? शाही जी कैसी आप बात कर रहे हैं? जैसा आप लोगों ने जिस तरह से कर रखा है, पानी और सब कुछ लाना मना कर दिया है, आप लोग चलना मना कर रखा है। थूका है, उन्हीं से
आप लोगों ने उन्हीं कितना महिलाओं के आप ऊपर। लोगों ने कितना उनको इतना परेशान 4-5 दिनों में कर दिया है, ना निकलने दे रहे हो, ना आने दे रहे हो। अच्छा, जी नहीं, थूक नहीं रहे। आप लोग किस हद तक जा सकते हैं आप दिखा रहे हो। प्रशासन के नाम पे, शासन के नाम पे लोगों को दबाने की कोशिश, ये नहीं हो रहा। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि हम विरोध नहीं कर सकते हैं, शांतिपूर्वक सत्याग्रह नहीं कर सकते हैं। आप ये भी नहीं करने दे रहे हैं। हनुमानगढ़ में किसानों को क्यों मारा गया? किसानों का बड़ा करती है। अरे आप लोग तो बताइए, आप लोग आते हो किसानों एक बहुत अहम सवाल, एक बहुत अहम सवाल उठाना चाह रहा हूं। आपके पास आएंगे। शाही जी आके सीधे आपके नेता का बेटा गाड़ी जाता है किसानों पर, उससे आप कोई सवाल नहीं खड़ा करते हैं। वो किसका अधिकार था और क्यों किया गया था? बताइए किसने किया था? किसानों से आपने गाड़ी चला दी, उसकी आप बात नहीं करेंगे। आप लोगों ने आप उसकी बात की समझ में आ रही है। लाठियां बरसाई, आप छत्तीसगढ़ में लाठी बरसा रहे हैं। तो आप बदला ले रहे हैं, आप बदला ले रहे हैं, आप मान रहे हैं ना, आप मान रहे हैं ना कि आप कर रहे हैं, आप मान रहे हैं, आप मान रहे हैं, आप कर रहे हैं, आप मान रहे हैं, आप मान रहे हैं कि आप कर रहे हैं, आप आवाज रोक रहे हैं, आप मान रहे हैं। चौधरी एक इंस्पेक्टर का शाही जी आप मान रहे हैं, और उसके बाद आपको हम परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल। आप किसानों पे गाड़ियां रोक देते हैं, आपको समझ में नहीं आता है। कालर पकड़ रही है जवानों का, आपकी महिला नहीं, आप घसीट रहे हैं, आप माथों को परेशान कर रहे हैं, उनको चूते फाड़ दे रहे हैं। वाह, क्या चाहिए कम से कम। अरे चलिए सर, एक मिनट रुकना चाहेंगे सर, रुकना चाहेंगे। अश्वनी शाही जी, मैं थोड़ा सा अपने मुद्दे पर एक बार फिर से वापस आना चाह रहा हूं। क्या लगता है रामपुर आजमगढ़ को लेकर के बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में है या समाजवादी पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में है? जनता का मिजाज बिना समझे कोई कैसे दावे कर रहा है कि मैं जीतूंगा, मैं ही जीतूंगा? गौरी शंकर जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहती है। मैंने पहले भी कहा, जिस तरीके से वोटों का वहां पर जो है पिछले चुनाव में देखा गया, कितना वोट 3,60,000 वोट निरहुआ जी पाए थे। और मैंने कहा 3,60,000 के बाद वहां पर वो रह गए नहीं। और 36 घंटा, सिर्फ 36 घंटा अखिलेश यादव जी गए, चुनाव प्रचार करने नहीं गए, अपने भाई को चुनाव लड़वा रहे हैं, नहीं गए। जबकि अपनी सीट करहल पर हारते समय नेताजी को वहां ले आकर उतार दिया उन्होंने। तो ये सारी चीजों को जनता देख रही है और निरहुआ जी के साथ आज जनता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि निरहुआ जी की जीत हो रही है और मिनिमम जीत 50,000 वोट से जो हो रही है, मैं इस तरह आपको बता रहा हूं। आज फिर हम लोग बैठ जाएंगे, 50,000 से कम वोट से नहीं जीतेंगे। दूसरी बात मैं रामपुर की करता हूं। 50,000 रामपुर में जी कुछ कहा आपने? नहीं, मैं एक बात कहना चाह रहा था, आपकी बात खत्म हो गई है तो मेरा एक सवाल है, जरा मैं स्पष्ट कर दीजिए, अग्निपथ पर ही पूछूंगा। जल्दी सर, जल्दी, समय खत्म। मेरा एक छोटा सा सवाल ये है अश्वनी शाही जी, उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस सहायक, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, ये ग्राम प्रहरी, ये सब लोग रोज हजारों की तादाद में ट्वीट करते हैं, आंदोलन करते हैं, 1.5 साल से धरने पर बैठे हैं, शांतिप्रिय आंदोलन कर रहे हैं। सरकार सुनती क्यों नहीं है? मुझे एक सवाल का जवाब दे, क्या उग्र आंदोलनों पर ही सरकार एकदम और सेना के तीनों, आप सुन लीजिए, सेना के 3 प्रमुखों को आप लाके उनसे प्रेस वार्ता कराते हैं, क्यों नहीं रक्षा मंत्री ने जवाब दिया, कन्विंस कर पाए देश के युवाओं को? क्या जरूरत पड़ गई आपको कि सेना को आपने राजनीतिकरण करते हुए उस सेना के तीनों प्रमुखों से बैठा के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं? मैं एक और सवाल दागना चाहता हूं, जिस चीज का ज्ञान सेना के लोग दे रहे थे, वो अपनी पेंशन क्यों नहीं छोड़ देते हैं? राष्ट्र में छोड़ देनी चाहिए उनको। भाई साहब, समय ही खत्म हो जाए। शाही जी, एक मैंने बोल दिया, मैं जवाब देता हूं। जवाब ये है कि 2015 में बड़ा शांतिपूर्वक धरना जो है आंगनबाड़ी की कार्यकर्ती कर रही थी, विधानसभा के सामने लाठियों से मारकर गिरा दिया गया। बनारस में साधु बड़ा शांतिप्रिय संभोग कर रहे थे, साधुओं को मारा गया। क्यों आपकी सरकार उनके ऊपर जो है इस तरह के अत्याचार कर रही थी? भाई आप अपने सवाल पूछ रहे हैं। करिए। नहीं, मैं बता रहा हूं ना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो है जवाहर भवन के कर्मचारी बाहर निकले थे, उसको लाठियों से पिटवाया आप लोगों ने। सर, शांतिपूर्वक समय खत्म हो गया। 2017 के बाद का बताइए ना, 2017 के 2022 तक कितना अत्याचार हुआ है? वक्त खत्म हो गया, महिलाओं पर लाठीचार्ज हुआ, समय खत्म हो गया, सब समय खत्म हो गया। आप सभी यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।